नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। गुजरात में इस वर्ष के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में राज्य के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है और उनकी जाति देखे बिना उन्हें विजयी बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित न्यू सीक्रेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उनके साथ इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एडवाइजर धर्मपाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनको नमन करने के साथ ही उनको महान रचनाकार बताया। शिवसेना में सिंबल को लेकर चल रही लड़ाई में उद्धव गुट को उस समय बड़ा झटका लगा जब निर्वाचन आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्हों पर पाबंदी लगा दी। ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में स्कूली छात्र भी शामिल हो चुके हैं। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सुरक्षा बलों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर कार्यवाही की। गुजरात में इस वर्ष के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में राज्य के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है और उनकी जाति देखे बिना उन्हें विजयी बनाया। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे थे। यहां उन्होंने मेहसाणा जिले के मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव भी घोषित किया। मोढेरा गांव में जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और आवासीय व सरकारी इमारतों की छतों पर 1300 से ज्यादा सौर प्लांट लगाए हुए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए वड़ा प्रधान ने कहा कि पिछले 2 दशक में गुजरात के लोगों ने मेरी जाति और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बिना देखे भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोढेरा को सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, अब उसे सौर से संचालित गांव के रूप में भी जाना जाएगा। मोढेरा स्थित मोढेश्वरी माता के मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती व मिलाद ए नबी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का कदम महर्षि वाल्मीकि के विचारों से प्रेरित है। उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा कि यह अवसर हमारे समाज में शांति, एकता और करुणा की भावनाओं को आगे बढ़ाए और सभी देशवासियों को ईद मुबारक भी वड़ा प्रधान ने कहा था। गुजरात का यही तो सामर्थ्य है जो आज मोढेरा में नजर आ रहा है, वो गुजरात के हर कोने में मौजूद है। कौन भूल सकता है ये मोढेरा के सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने क्या कुछ नहीं किया था। यही मोढेरा जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में सेक्टर 9 स्थित न्यू सीक्रेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उनके साथ इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एडवाइजर धर्मपाल और अन्य कई बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने इस दौरान सचिवालय में बनाए दफ्तरों का दौरा भी किया। बता दें कि शहर की न्यू सीक्रेट बिल्डिंग का 5 स्टार रेटिंग ग्रीन बिल्डिंग बताई जा रही है। यह 2.63 एकड़ में फैली हुई है। इसका कुल कवर एरिया 2,14,000 स्क्वायर से ज्यादा है। इस 6 मंजिल बिल्डिंग का निर्माण कार्य करीब 3 साल में पूरा हुआ है। बिल्डिंग में कई दफ्तर बनाए चुके, वहीं एक मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, जिम तथा पोस्ट ऑफिस भी है। 200 के लगभग वाहनों की पार्किंग भी है। गृह मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए
वर्ष 2018 में 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कार्बन कम उत्सर्जन के लिए बिल्डिंग का विशेष डिजाइन बनाया गया है। सितंबर 2007 में आधारशिला रखी गई थी। दिसंबर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षा समारोह में पहुंच चुकी थी। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि आप रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार बांटने वाले बनिए। समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह में राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी दिया गया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल थे। राष्ट्रपति समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करने के बाद विद्यार्थियों को सफलता के लिए टिप्स दिए गए। उन्होंने एक योगदान की सराहना की और विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान देने आह्वान किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के युवा रोजगार तलाशने वालों की जगह रोजगार देने वाले बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनको नमन करते हुए उनके साथ उनके महान रचनाकार भी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकाव्य रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती इस अवसर पर कहा गया कि महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट को प्रदेश सरकार बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने लगी है। कुछ वर्ष में चित्रकूट पर्यटन का समृद्ध केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही वाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर कहा कि आयोग बनाकर उनको शीर्ष प्राथमिकता पर दूर किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस धराधाम पर चांद जैसी शीतलता प्रदान करने रामायण की रचना करने वाले त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम का साक्षात्कार हम सबको करवाया था। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम पर पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण रचा था। इसके बाद दुनिया भर में इसी ग्रंथ को आधार बनाकर भगवान श्री राम के चरित्र को रचा गया। हमारा सौभाग्य है कि आज महर्षि वाल्मीकि के पावन जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत कानपुर पहुंचे। 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन को उन्होंने नानाराव पार्क में वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने पूर्व स्वयंसेवक को पथ संचालन भी किया। वीएसएसडी कॉलेज में पूर्व प्रधान और शिक्षकों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। नानाराव पार्क में संबोधन के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आपके सबके सामने आकर धन्य हुआ हूँ। वो कह रहे थे कि मिठाई नहीं बताशा बने रहे रहना ठीक ही समझता हूँ और वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में जाता रहता हूँ, लेकिन जयंती समारोह में पहली बार आया हूँ। रामायण व वाल्मीकि हिंदू समाज के प्रणेता थे। वह अगर रामायण नहीं लिखते तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। समाज के सामने ऐसा चरित्र लाना चाहता हूँ जिसे समाज आदर्श माने। वाल्मीकि रामायण की रचना हुई और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में श्री राम सबके आदर्श बने। उनके नाम का जप किया जाता है, हर घर प्रतिष्ठित होते हैं और जो वाल्मीकि जी की राम के साथ हनुमान व वाल्मीकि का भी स्मरण किया जाता है। शिवसेना में सिंबल को लेकर चल रही लड़ाई में उद्धव गुट को भी उस समय बड़ा झटका लगा जब निर्वाचन आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पाबंदी लगा दी। चुनाव आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट के पार्टी सिंबल और उनका नाम के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग का ये फैसला आने के बाद दोनों गुट एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट पर झूठे एफिडेविट बनाने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने
एफआईआर भी दर्ज करा ली है। पता चला है कि पुलिस ने 4682 झूठे एफिडेविट भी जब्त किए हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता नरेश मस्के ने यह गंभीर आरोप लगाया। दरअसल आरोप लगा है कि चुनाव आयोग में जमा करने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उद्धव ठाकरे कैंप का एफिडेविट लिखवा रहे थे। ये एफिडेविट चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान काफी अहम रोल अदा करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे कैंप में भी हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर एकनाथ शिंदे लीगल टीम के साथ बैठक करते नजर आए थे। इस बैठक में शिंदे ग्रुप ने प्रमुख नेता मौजूद भी रहे थे। इसके अलावा शाम को एक बैठक सीएम ने बुलाई थी और बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई थी। उद्धव ठाकरे की मीटिंग करने जा रहे थे और उद्धव गुट भी मीटिंग पर चर्चा कर रहा है। सरप्राइजिंग इसलिए है, आश्चर्यजनक इसलिए है कि कहीं भी दोनों पक्ष के कैंडिडेट्स नहीं थे, हमारे ही पक्ष के कैंडिडेट थे, तो कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। हड़बड़ी में ये निर्णय लिया गया है और आप इलेक्शन कमीशन का इतिहास देख लीजिए, पोल सिंबल फ्रीज हो जाता है, पार्टी सिंबल फ्रीज हो जाता है डिस्प्यूट के चलते, पर पार्टी का नाम ही आप फ्रीज कर देंगे, ये पहली बार सुना है मैंने। तो पर हम लोग सब शिव सैनिक इस निर्णय के बाद हम लोग और भी ज़्यादा हमने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर सेंट्रल पावर का इस्तेमाल कर धनबल का इस्तेमाल कर इस तरीके का काम कर रहे हैं, कृत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना है। और अंधेरी ईस्ट का बाय इलेक्शन हम किसी भी सिंबल में लड़ें, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनको ध्यान में रखकर, बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को ध्यान में रखकर करेंगे और विजयी होकर निकलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ मुंबई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक राम कदम की अगुवाई में घाटकोपर में हुए इस प्रदर्शन में शिवसेना को भी निशाना बनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े और बाला साहेब ठाकरे की एक पुरानी तस्वीर लगाई जिसमें वह मणिशंकर अय्यर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस और उनके नेताओं ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरी समझ में आरएसएस कांग्रेस की मदद कर रहा था और सावरकर को अंग्रेजों ने स्टाइपेंड भी लिया था। वहीं मुंबई में हुए बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे की तस्वीर पर काली पट्टी बांधी गई और यह दिखाने की कोशिश की गई कि उद्धव ठाकरे कलयुग के धृतराष्ट्र है। प्रदर्शन के दौरान शशि थरूर के पोस्टर पर जवाब दो लिखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी भी की। आंदोलन के दौरान राम कदम ने कहा कि हमने सुना है कि बारामती में पटाखे फूटे और दिवाली के पहले ही दिवाली मनाई गई। इसमें क्या सच्चाई है? और अगर बारामती में दिवाली मनाई जाती है तो पटाखे फोड़े जाते हैं तो बारामती की बरसों से जो मंशा थी, जो सपना था, वो पूरा हो चुका है। ये बताया जाए कि किस कारण वहाँ दिवाली मनाई गई। राम कदम ने कहा कि इसे कहते हैं दोस्ती की नौटंकी और दोस्ती के नाटक की आड़ में पीठ में खंजर थोपना। उद्धव ठाकरे की भाषा में कहा जाए तो इसे ही गद्दारी कहते हैं। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे एक अजरा अमर बात है और उन्होंने कहा था कि उनका दल कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेगा और कभी भी वह हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। अगर यही बात को ठाकरे सुनते हैं तो बारामती में जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, शायद इतिहास के पन्नों में ऐसा नहीं होता। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती
पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। सड़क किनारे खड़े युवक को कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजेंद्र प्रसाद यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। दिल्ली में हो रही हाई लेवल की बैठक में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से भिड़ंत हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन लगातार दूसरी बार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK के अध्यक्ष चुने गए। चेन्नई में रविवार को आम परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं ने निर्विरोध स्टालिन के नाम पर मोहर लगाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बेहतरीन वीडियो सामने आया। उस वीडियो में सीएम छत्तीसगढ़ी गीत पर राजा बाबू गाते हुए नजर आ रहे। ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में स्कूली छात्र भी शामिल हो चुके हैं। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सुरक्षा बलों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर कार्यवाही की। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे गए। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके अलावा कुर्दिस्तान की राजधानी सानन में पुलिस ने एक कार ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने एक प्रदर्शनकारी को मानवाधिकार समूह हंगाव के मुताबिक कार्यवाही में एक स्कूल के 2 बच्चे और एक टीचर भी गंभीर रूप से घायल हुए। ईरान ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि 16 सितंबर से जारी प्रोटेस्ट में अब तक 155 लोगों की मौत हो चुकी है। विरोध के बीच ईरानी राष्ट्रपति रईसी तेहरान की अल जहरा यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि दुश्मनों को लगता है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर मकसद पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट जागरूक हैं। अमेरिकी पुलिस की बर्बरता एक बार फिर सामने आई है। इस बार पुलिस एक नाबालिग लड़के पर गन शॉट फायर करते हुए नजर आ रही। ये घटना अक्टूबर महीने की और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस अफसर को सरेंडर कर दिया गया था। अमेरिका की मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना टेक्सास के सैन एंटोनियो की है। 17 साल का एरिक केटू बर्गर रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी कार में बैठा था और उसी समय जेम्स बेंडेन नाम का पुलिस अफसर उन लड़के के पास आया और पूछताछ करने लगा और इस दौरान लड़के के सवाल के करने पर अफसर भड़क गया और उन पर गोलियां बरसाने लगा। चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। लखनऊ में बसपा के मुख्यालय में मायावती ने कांशीराम के चित्र, प्रतिमा व पुष्पांजलि भी अर्पित की। उसके बाद वह कांशीराम स्थल पर भी गई थी और उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूर्व राज्यसभा सदस्य मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 16वीं पुण्यतिथि पर ट्वीट के जरिए अपनी बात कहने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को बड़ा संदेश भी दिया। मायावती एक बार फिर से पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने के प्रयास में लगी हुई है। वह पार्टी के पुराने तथा निष्ठावान नेता और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आगे बढ़ने की योजना में है। बसपा मुखिया मायावती ने आज 2 पन्ने का संदेश भी जारी किया था। मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर कहा कि बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति में उत्थान करने के लिए या हुकुमरान समाज बनाने के लिए बामसेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए अपार श्रद्धा सुमन पर अर्पित कर रहा हूँ। मायावती ने कहा कि पार्टी को काफी शोहरत मिली है। देश में खास कर उत्तर प्रदेश के लोगों ने
यहाँ 4 बार पार्टी की सत्ता प्राप्ति के लिए देख लिया है। सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हर कीमत पर जरूर जारी रहना चाहिए, यही आज के दिन का उनका संदेश था और इसी संकल्प के साथ कार्य भी करना था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने लखनऊ जाते समय कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है। निकाय चुनाव और उनके बाद 2024 के लोकसभा और 2027 के विधानसभा चुनाव में यह दिखाई पड़ेगा। परंपरागत मतदाता फिर कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष का हाईवे पर कांग्रेस नेता राजीव द्विवेदी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया गया। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पद ग्रहण के लिए जाते हुए कानपुर नगर प्रथम आगमन पर उन्होंने गंगा पुल पर शहर कमेटी कांग्रेस कानपुर उत्तर की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया, जहां उनको मुकुट और मालाएं पहनाकर सभी कांग्रेस जन ने अभिनंदन किया। इस मौके पर अध्यक्ष ने भी सभी कांग्रेस जन के अभिनंदन स्वीकार किया था और कहा था कि सबको इसी प्रकार एकजुट होकर प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को घर पहुंचाना है। बस हमको संगठित होकर इसके लिए 24 घंटे काम करना होगा। सड़क किनारे खड़े युवक को कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। इधर कार के टक्कर से घायल हुए बर्मन की हालत नाजुक बनी हुई है। पिंटू के इलाज के लिए दोस्त और पड़ोसी पैसे जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन में पिंटू के इलाज में 1.5 लाख से अधिक रुपये खर्च हो चुके हैं अस्पताल में और रुपये खर्च कर रहे और जबलपुर के राजी चुंगी के पास रहने वाला था और सुबह अपनी 2 बहनों को दशहरा घुमाकर घर वापस जा रहा था, तब यह हादसा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दर्दनाक हादसा हुआ था और हादसे में 3 बच्चे समेत 6 की तड़प पर मौत हो चुकी थी, जबकि 2 लोग अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बहराइच के थाना कोतवाली नानपरा के अंतर्गत जुलूस में गांव में बिजली की एचटी लाइन की चपेट में आने से 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की और मौत होने की समाचार प्राप्त हो रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपुरा लाया गया था और उनका अस्पताल रेफर करा गया था। हाँ, હું એટલામાં અહીંથી બી લઈ લઉં। महत्व के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, एक दुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 2 अक्टूबर से वह भर्ती थे। किडनी यूरिन इन्फेक्शन से जूझ रहे थे और आज सुबह में ये समाचार प्राप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर अभी तक की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुके मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है और एक दुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं।
एक दुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। 36 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रहे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी अखिलेश यादव से इनकी तबीयत के बारे में बात की। गुरुग्राम के अस्पताल में वह भर्ती थे और फिलहाल ये दुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का निधन के समाचार मिल रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और मुलायम सिंह यादव की तबीयत नादुरुस्त है। इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ चुकी थी। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं फिलहाल तो शोकमग्न दिख रहे हैं। साथ में ही मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। मेदांता अस्पताल में निधन हुआ है। सबसे बड़ा समाचार मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। बयासी वर्ष की आयु में नेताजी ने दुनिया को कहा अलविदा। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 42 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 8:16 में उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांसें। अखिलेश यादव ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब हमारे बीच में नहीं है। नेताजी ने दुनिया को अलविदा कर दिया। आज सुबह ये समाचार प्राप्त हो रहा है। उनके पुत्र अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। सबसे बड़ा समाचार उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी हमारे बीच नहीं है। नेताजी ने दुनिया को अलविदा आज सुबह कहा है और अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा कि निधन की पुष्टि करते हुए उन्होंने ट्वीट कहा और लिखा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ थी और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। खबरें और भी है। ब्रेक के बाद खबरें रफ्तार देखते हैं।
चंद्रू कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। गुजरात में इस वर्ष के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 2 दशक में राज्य के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है और उनकी जाति देखे बिना उन्हें विजयी बनाया। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मेहसाणा जिला के मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा के संचालित होने वाला गाँव भी घोषित किया। मोढेरा गांव में जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और आवासीय व सरकारी इमारतों की छतों पर 1300 से ज्यादा और प्रणालियां लगाई गई है। इस रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में गुजरात के लोगों ने मेरी जाति और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखे बिना भरपूर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोढेरा को सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, अब इसे सौर ऊर्जा से संचालित गांव के रूप में भी जाना जाएगा। मोढेरा के लिए ये एक बड़ा दिन है क्योंकि उसमें से सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी गौरवशाली विरासत के साथ नई तकनीक को जोड़ने के लिए मोढेरा पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया। मीणा ने कहा कि पायलट यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए गहलोत पर जमकर बरसे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ड्रामेबाज बताया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेसी सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार कह रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन की जरूरत है। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। पायलट को अपने और पूर्व राजस्थान के हित में कोई न कोई फैसला लेना चाहिए। सचिन पायलट खुद निर्णय करके वह आप में जाएंगे या भाजपा और बसपा को अपनाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे। राजस्थान में सियासी ड्रामे को लेकर सांसद मीणा ने गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता सैंडविच बनी हुई है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन 1 साल के सीएम बने रहने के लिए पूरा ड्रामा भी उन्होंने कराया। बिना मुख्यमंत्री की सह से शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर शांति धारीवाल के घर बैठक नहीं बुला सकते थे। इससे अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते थे। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का रविवार को निधन हो गया। शर्मा चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने शनिवार को तबियत बिगड़ने पर जयपुर में एम्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शर्मा ने रविवार की सुबह 7:35 पर अंतिम सांस ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा 2018 में 7वीं बार विधायक बने थे। 17 अप्रैल 1945 को सरदार शहर के जैतसीहर गांव में जन्मे भंवरलाल शर्मा 1985 में पहली बार विधायक बने थे। वे 1990 में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। वे विधानसभा में उप मुख्य सचेतक भी रह चुके थे। भंवरलाल शर्मा की ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी पेट थी। उनके निधन से चूरू में शोक की लहर। सीएम अशोक गहलोत ने विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरदार शहर के कांग्रेस विधायक श्री भंवरलाल शर्मा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं उनके परिवारजनों के संपर्क में था। कल रात एम्स अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारी ली थी और परिवार से मुलाकात भी की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को वाल्मीकि जयंती व मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का कदम महर्षि वाल्मीकि के विचारों ने प्रेरित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा, यह अवसर हमारे समाज में शांति, एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाए। ईद मुबारक। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन भाजपा अभी से तैयारी में जुट गई है। भाजपा ने मिशन 2024 का खाका तैयार कर लिया है और तय किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसे जिन सीटों पर हार मिली थी, वहां पर पीएम मोदी की मेगा रैलियों का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली समीक्षा बैठक में कई मंत्रियों को इन सीटों का दौरा न करने के लिए क्लास लगाई थी। इन सीटों को भाजपा अगले चुनाव में जीतना चाहती थी ताकि मौजूदा सीटों पर नुकसान की भरपाई हो सके। मंत्रियों के प्रवास के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी देश भर में ऐसी सीटों का दौरा कर रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में खुद पीएम मोदी प्रचार की कमान संभालेंगे और इन सीटों पर उनकी विशाल रैलियां कराने का फैसला किया गया है। इन 144 सीटों में से वे सीट भी है जिनका प्रतिनिधित्व विपक्षी दलों में पास है। इनमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और मैनपुरी सीट शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बारामती, पश्चिम बंगाल की यादवपुर, तेलंगाना की महबूबनगर और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से बानीगाला जाते समय पूर्व इमरान खान के हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट ने तकनीकी समस्या के कारण अदियाला टाउन से एक गांव के पास एक इमरान के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग की, जिसके बाद इमरान खान सड़क मार्ग से अपने आवास के लिए रवाना हो गए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। सितंबर में भी इमरान खान के विमान में तकनीकी खामी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के विमान ने उड़ान भरी ही थी कि 5 मिनट बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। पायलट ने विशेष विमान को सुरक्षित नीचे उतार लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान एक रैली के लिए चकलाला से गुजरावाला जा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सड़क मार्ग के जरिए गुजरावाला तक यात्रा की थी। इमरान खान ने गुजरावाला में पार्टी की रैली में कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार किस तरह इस देश को और अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा रही है, लेकिन सरकार के लोग जनता को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आप देश को इस दलदल में फंसने से रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के मंत्री और इमरान की पार्टी के सीनियर मिनिस्टर अबेदुल्लाह बेग को शुक्रवार को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। समझौते के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। बेग इस्लामाबाद से गिलगित की ओर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। पाकिस्तान के न्यूज वेबसाइट मिनट मिरर के अनुसार तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने अबैद के साथ 2 और लोगों का अपहरण किया था। इसके बाद शनिवार 8 अक्टूबर को समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया था। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक बेग अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। अबेदुल्लाह बेग इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ के टिकट पर गिलगित बाल्टिस्तान के हुआ से जीते थे। अबैद के बदले में तहरीक तालिबान के कमांडर हमीद ने आतंकवादी हबीब पर और रहमान समेत 6 आतंकियों की रिहाई मांगी। इसके लिए हमीद ने गिलगित बाल्टिस्तान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा तहरीक तालिबान ने गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में लड़कियों की खेल गतिविधियों पर रोक लगाने और इस्लामिक कानून लगाने की भी मांग की है। गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के पूर्व प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने कहा कि बेग की हिरासत के दौरान उन्होंने अबेदुल्लाह बेग से बात की थी और उनकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही थी। रेलवे में नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ
सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट दाखिल करने के एक दिन बाद शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री व लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसा नाटक 2024 के चुनाव तक चलेगा। तेजस्वी यादव ने इसे महज प्रक्रिया करार देते हुए कहा कि ऐसी चीजें तब होती है जब भाजपा हार जाती है। उन्होंने कहा, अब जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन बन गया है, भाजपा कहीं नहीं है, 2 जगह उपचुनाव है, इसलिए चार्जशीट दाखिल होनी थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए 3 नंबर को उपचुनाव होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरे खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया था, इसमें कुछ भी नहीं है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा ऐसे मामले होंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी दूसरे मामले में है, इस मामले में केवल सीबीआई है, अब ईडी भी आएगी, वह जांच करेगी और चार्जशीट दाखिल करेगी। यहां तक कि बच्चे भी आपको बता देंगे कि 2024 के चुनाव तक ये नाटक जारी रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व द्रमुक के दिग्गज नेता एम.के. स्टालिन को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को पार्टी की आम परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं ने निर्विरोध स्टालिन के नाम पर मुहर लगाई थी। इसके अलावा द्रमुक की आम परिषद की बैठक में पार्टी नेता दुरई मुरुगन को पार्टी महासचिव व टी.आर. बालू को कोषाध्यक्ष चुना गया है। 2018 में करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले वे पार्टी में कोषाध्यक्ष, युवा विंग के सचिव समेत कई पदों पर रह चुके थे। इससे पहले दिग्गज नेता एम.के. स्टालिन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें, एम.के. स्टालिन दुरई मुरुगन व टी.आर. बाबू को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय से आया है और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पवार के मुताबिक अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। आज सभी देशों में और क्षेत्रों में, चाहे कला हो, लेखन हो या कविता हो, सबसे ज्यादा योगदान अल्पसंख्यकों से आया है और उर्दू भाषा में आया है। बॉलीवुड को शीर्ष पर ले जाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा ज्यादा योगदान है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश के आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। विदर्भ मुस्लिम बौद्धिक मंच द्वारा यहां आयोजित भारतीय मुसलमानों से पहले के मुद्दे नामक कार्यक्रम में पवार ने शिरकत की। जिसका डर था वही हुआ, वही फैसला होगा, इसका अब विश्वास नहीं रहा। शिवसेना खत्म नहीं होगी और ताकत से आगे बढ़ेगी। अब उद्धव चाहे तो अपनी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब कांग्रेस 2 भागों में बटी थी तो इंदिरा गांधी के गुट ने कांग्रेस इंदिरा नाम से पार्टी का चुनाव चिन्ह सिलेक्ट किया था। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा तत्काल के लिए शिवसेना चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिए जाने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। शरद पवार ने कहा कि मेरा दिल ये कह रहा था कि ऐसा कुछ होगा, अब चिन्ह रहे या ना रहे, चुनाव में आगे जाने की तैयारी दिखनी चाहिए। हमने भी अलग अलग चिन्हों के साथ चुनाव लड़ा है। घड़ी तो एनसीपी को 4-5 चुनाव चिन्हों से गुजरने के बाद मिली। चुनाव आयोग ने इस फैसले से शिवसेना खत्म नहीं होगी, वे और ताकत से ऊपर आएगी। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि चुनाव चिन्ह से जुड़ा यह फैसला आने के बाद भी महाविकास अघाड़ी नहीं टूटेगी। हम साथ रहने वाले हैं, लेकिन अब शिवसेना का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ऐसा हो सकता है। कांग्रेस भी जब 2 भागों में बटी थी तो उनके ऐसे ही 2 नाम दिए गए थे। सत्ता का गलत इस्तेमाल करके कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। टीपू सुल्तान विवाद पर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है।
उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकती है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा ने टीपू सुल्तान एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वाडियार एक्सप्रेस कर दिया है। किसी और ट्रेन का नाम वाडियार किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर टीपू सुल्तान की विरासत को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी भी टीपू की विरासत को मिटा नहीं पाएगी। टीपू सुल्तान ने भाजपा को नाराज कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके ब्रिटिश अकाओं के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के अनुरोध के बाद टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वाडियार एक्सप्रेस कर दिया है। भविष्य ने कहा कि देश में जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान खुली जेल में रह रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा सड़क के कुत्तों के लिए सम्मान है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद के एक कार्यक्रम में बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ थी और उनको दाखिल किया गया था। ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा और 1 अक्टूबर की रात को ICU में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोगों ने किसी विकल्प की कमी के कारण भाजपा को 27 साल से अधिक का समय दिया, लेकिन अब राज्य में बदलाव की हवा चल रही है। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनावी चिन्ह को फ्रीज करने के बाद उद्धव और शिंदे खेमे में पलटवार और वार शुरू हो चुका है। आयोग के इन फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना गया। पाकिस्तान की सियासत में उथल-पुथल जारी है। शाहबाज सरकार राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में। दिल्ली में अब बाजार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे। उपराज्यपाल VK सक्सेना 314 एप्लीकेशन को मंजूरी दी है। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें शामिल हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 2 अक्टूबर से भर्ती थे। किडनी यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी समस्या से वो जूझ रहे थे। 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 5 दशक से ज्यादा राजनीतिक सफर में मुलायम सिंह यादव कई उतार चढ़ाव देखे। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में उतरे मुलायम सिंह यादव को 1975 इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने गुरु नथु सिंह के कहने पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। राजनीतिक सफर में वे 8 बार MLA बने थे, 7 बार सांसद बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1 बार MLC भी थे और 1 बार केंद्र में रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। राम मनोहर लोहिया के आदर्श पर ही उन्होंने अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके। पहली बार उन्होंने 1990 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और 91 में उनका ये पद पर काबिज थे। दूसरी बार 93 से 95 तक मुख्यमंत्री रहे थे और तीसरी बार 2003 से 2007 तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला था।
मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 5 भाइयों ने मुलायम सिंह तीसरे नंबर पर। मुलायम सिंह ने पहलवानी से अपना करियर शुरू किया। वह पेशे से अध्यापक रहे हैं और कुछ समय तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया हुआ। उनके पिता पहलवान बनाना चाहते थे और फिर अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह से प्रभावित होकर मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े से कदम रखा था। 82 से 1985 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी की पार्टी की स्थापना भी की। मुलायम सिंह यादव को राजनीति के अखाड़े का पहलवान कहा जाता है। वह प्रतिद्वंदियों को चित करने के लिए माहिर थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने वो ऊंचाई हासिल की जो किसी भी नेता ने अब तक देखा नहीं। उन्होंने 3 बार राज्य की कमान संभाली। वह देश के रक्षा मंत्री भी बने और उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8 बार सदस्य भी बने। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 2 अक्टूबर से वह भर्ती थे। किडनी यूरिन इंफेक्शन से जूझ रहे थे। मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक संदेशा दिया। उन्होंने लिखा है कि जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बातचीत हुई। घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। देश भर के राजनेताओं ने शोक संदेशा भी भेजा है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 7 बार वह एमएलए भी रहे। पहलवान से मुख्यमंत्री बनने तक का राजनीतिक सफर उनका कामयाबी की ओर चल पड़ा था। 5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर में मुलायम सिंह यादव उतार चढ़ाव बहुत बार देखे थे। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में उतरे मुलायम सिंह यादव 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और एक समाचार जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें उनका निधन हो चुका है। मुलायम सिंह के निधन पर उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने बताया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब हमारे बीच नहीं है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अखिलेश यादव का बयान जारी किया गया। मुलायम सिंह यादव 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ थी और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती किया। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी। वड़ा प्रधान ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुलायम सिंह यादव के निधन पर
ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक और विनम्र और जमीन से जुड़े नेताओं के रूप में व्यापक रूप से सहारा दिया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते थे। पीएम मोदी ने उनके तीसरे ट्वीट में कहा कि जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई। घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन मेरे लिए पीड़ादायक है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना है। पीएम मोदी ने उनके साथ जो स्मृतियां थी वो भी शेयर की। उनके साथ फोटो जो थे उनके ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने अपने करियर की शुरुआत एक पहलवान के रूप में की थी। इनके अलावा वह एक टीचर भी रह चुके हैं और कुछ समय तक इंटर कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया। उनके पिता उनके पहलवान बनाना चाहते थे। फिर अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह से प्रभावित होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े से कदम रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 साल की उम्र गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह आखिरी सांस ली। जुलाई में उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का इसी साल जुलाई में निधन हुआ था। पहलवानी से अपना करियर शुरू करने वाले मुलायम सिंह यादव पेशे से अध्यापक थे और कुछ समय तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। उनके पिता पहलवान बनाना चाहते थे। फिर राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह से प्रभावित होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े से कदम रखा। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की। राजनीतिक अखाड़े का पहलवान भी कहा जाता है। वह प्रतिद्वंदियों को चित करने के माहिर थे और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने कई ऊंचाइयां हासिल की, जो अभी तक किसी भी नेता के लिए सिर्फ सपना है। उन्होंने 3 बार राज्य की कमान संभाली। वह देश के रक्षा मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वह 8 बार सदस्य भी रह चुके। पांच दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर में मुलायम सिंह यादव ने कई उतार चढ़ाव देखे। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में उतरे मुलायम सिंह यादव ने 1975 इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा। पीएम मोदी ने भी मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया। यूपी देश की राजनीति का बड़ा चेहरा थे, लोकतंत्र के योद्धा भी थे, ऐसा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने लिखा। आज सुबह 8:16
16 मिनट उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी, हमारे नेताजी हमारे बीच अब नहीं है। ऐसा ट्वीट करके अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी। मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो चुका है। राजनीति के गुरु माने जाने वाले और फिलहाल समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की आंखें नम है। नहीं रहे समाजवाद के प्रणेता एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। उनके पुत्र अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी। उसके बाद देश भर के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक संदेशा दिए। पांच दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर में मुलायम सिंह यादव कई उतार चढ़ाव देखे। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में उतरे मुलायम सिंह यादव साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल जाना पड़ा था। अपने गुरु नत्थू सिंह से कहने पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर इतिहास रच किया। 8 बार एमएलए और 7 बार सांसद भी बने। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हुआ। इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। समर्थकों की आंखें नम है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए राष्ट्र प्रथम के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।